कोलरॉस लॉ पे बात करने के बाद आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ कोलरॉस लॉ, राइट। कोलरॉस लॉ का जो लॉ था वो इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन का लॉ था। अब कैसे उस लॉ से हम किसी वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है कोलरॉस लॉ को, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, कोलरॉस लॉ वीक के लिए नहीं है, कोलरॉस लॉ वीक के लिए भी है, स्ट्रॉन्ग के लिए भी है, लेकिन जो डिबाई-हकल ऑनसेजर की इक्वेशन थी दैट इज वैलिड ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ऑलराइट। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है वी कैन कैलकुलेट लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम इनफाइनाइट फाइंड कर सकते हैं। तो एक न्यूमेरिकल की मदद से समझते हैं। 3 सॉल्ट हैं, MCl, Na, NaCl। इन तीनों सॉल्ट का लैम्डा इनफाइनाइट गिवन है एंड इट इज XYZ साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स रिस्पेक्टिवली। मुझे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा इनफाइनाइट गिवन है जिसे फाइंड करना आसान है विद द मेथड ऑफ एक्सट्रापोलेशन, और हमसे एक वीक इलेक्ट्रोलाइट Ma का लैम्डा इनफाइनाइट पूछा है। कोलरॉस ने कहा था इनफाइनाइट डाइल्यूशन की कंडीशन पर जो मोलर कंडक्टेंस है उसे हम सिंपल अलजेब्रा के नियमों से सॉल्व कर सकते हैं, उसमें हम अलजेब्रिक लॉज लगा सकते हैं। इसी स्टेटमेंट की वजह से मैं इन 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लैम्डा इनफाइनाइट की मदद से इस वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा इनफाइनाइट फाइंड कर रहा हूं। तो जब कभी ऐसा सवाल आए, एप्लीकेशन भी है, अपने आप एक न्यूमेरिकल भी है, जब कभी ऐसा सवाल आए तो सबसे पहले जो गिवन इलेक्ट्रोलाइट है आप उनको एज अ रिएक्शन लिख लें। जैसे MCl को मैंने लिख लिया M प्लस प्लस Cl माइनस, Na प्लस A माइनस, NaCl Na प्लस Cl माइनस। मुझे इन तीनों का लैम्डा इनफाइनाइट गिवन है और Ma वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा इनफाइनाइट पूछा है, तो इसका लैम्डा इनफाइनाइट हमसे पूछा है और इन तीनों का गिवन है। सो व्हाट वी हैव टू थिंक कि इस रिएक्शन को, रिएक्शन नंबर 4 को हम रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन नंबर 2, रिएक्शन नंबर 3 से कैसे बनाएं, मैं कैसे इन तीनों की मदद से इस 4th इक्वेशन को बनाऊं, ये हमारा अप्रोच होना चाहिए। और फिर जैसा रिएक्शन के साथ वैसा लैम्डा एम के साथ। अगर हम रिएक्शन को ऐड कर रहे हैं तो लैम्डा एम को भी ऐड करेंगे, अगर हम रिएक्शन को सबट्रैक्ट करेंगे तो लैम्डा एम को भी सबट्रैक्ट करेंगे। तो 4th रिएक्शन के लिए मैंने 1 और 2 को ऐड किया। क्यों? क्योंकि मुझे M प्लस और A माइनस चाहिए, तो M प्लस A माइनस के दोनों को ऐड किया। जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो 2 आयन मुझे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, दैट इज Na प्लस एंड Cl माइनस। तो इन दोनों को रिमूव करने के लिए मैंने 3rd रिएक्शन से माइनस कर दिया। So I can say reaction number 4, equation number 4 is equal to equation number 1 plus 2 minus 3। तो जैसा रिएक्शन साथ वैसा लैम्डा एम के साथ, तो आ जाएगा x plus y minus z साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। एक्स्ट्रापोलेशन टेक्निक से हम लैम्डा इनफाइनाइट फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट नहीं निकाल पा रहे थे, लेकिन अब कोलरॉस लॉ की मदद से जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का लॉ है, कहीं ना कहीं हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा इनफाइनाइट फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही कई सारी एप्लीकेशन है, उसमें दूसरा एप्लीकेशन है हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का, जैसा मैंने आपसे पहले कहा था, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, और क्योंकि वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं तो उनका अपना एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, एक अल्फा होता है। किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का अगर हम मोलर कंडक्टेंस के माध्यम से अल्फा निकालना चाहें तो अल्फा दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का फॉर्मूला होता है लैम्डा MC अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो लैम्डा MC है ये मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन है और ये मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है। इन दोनों के रेशियो के बराबर अल्फा होता है। उसी प्रकार से जब हमें अल्फा मिल गया तो हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। कोई रिएक्शन है, जब मैं उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखूंगा तो वो जो कांस्टेंट का एक्सप्रेशन आता है वो आता है K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, राइट।
मुझे क्या करना है, बस यहां पे जो अल्फा है इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अल्फा? लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट। मैंने यहाँ पे पुट कर दिया लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट। ये जो एप्लीकेशन है अपने आप में न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं, फॉर अ गिवन वीक इलेक्ट्रोलाइट, इफ लैम्डा एम at this concentration is this and lambda infinite is this, then what will be its dissociation constant? तो आप कुछ इस प्रकार से उसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो कोलरॉस लॉ का आया वो ये कि हम किसी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं। सॉल्युबिलिटी जो कि मोलैरिटी की तरह है, बस डिफरेंस इतना है कि सॉल्युबिलिटी तब डिफाइन होता है जब उसमें इक्विलिब्रियम आ जाता है। किसी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट मतलब जिसकी सॉल्युबिलिटी बहुत 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 कम है, उसे हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं कि वो इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरह है। एग्जांपल से समझें, इमेजिन करिए मेरे पास एक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट है, राइट? ये 1 लीटर है और इसमें उसके 1 मोल डिसॉल्व हो गए। तो जब मैं इसकी मोलैरिटी निकालूंगा तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये है 1/1 बोले तो 1 m। मैंने क्या किया, इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया। डाइल्यूट करते करते इसका जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर से 1000 लीटर हो गया। मैं 1000 लीटर मान रहा हूं, आप जो चाह वो मान सकते हैं और कोई बड़ा नंबर। तो 1 लीटर से इसकी जो मोलैरिटी है बच्चों वो 1000 लीटर हो गई, राइट? अब इसका जो वॉल्यूम है वो 1000 लीटर हो गया और अभी भी इसमें जो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है वो कितने हैं? 1 मोल। तो अब जब मैं इसकी मोलैरिटी निकालूंगा वो कितना आ जाएगा? 1/1000 विच इज रफली 10⁻³ आप ऐसा इमेजिन करो कि इतनी कम जब कभी मोलैरिटी हो तो उसे हम कहेंगे कि भैया वो इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरह है। एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट भी ऐसा ही होता है। 1000 लीटर में जो 1 मोल है स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट 1 लीटर में वही है, क्योंकि 1 लीटर में उसके जो मोल डिसॉल्व हुए वो 0.001 के आसपास हुए। इतनी कम सॉल्युबिलिटी है तो बहुत कम डिसॉल्व होगा। तो 0.001 मोल डिसॉल्व हुए। लेट्स से अगर वो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है तो उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, तो उसके जो डिसॉल्व मोल है लेट्स से 0.001 मोल है। तो जब आप इसका मोलैरिटी फाइंड करेंगे 1 लीटर सॉल्यूशन में, वो भी 10⁻³ आएगा। मतलब दिस इज वेरी वेरी लो कंसंट्रेशन, और लो कंसंट्रेशन का होना ही इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरह होना है, राइट? सो द कंसेप्ट इज कि एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का जो सॉल्यूशन होता है वो इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरह ही होता है। तो उस सॉल्यूशन का जो मोलर कंडक्टेंस निकाला जाएगा वही लैम्डा एम इनफाइनाइट कहलाएगा। मेरा कहने का मतलब है आप सब ने लैम्डा एम कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला पढ़ा था और वो फॉर्मूला कुछ ऐसा था, लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/m, राइट? जब कप्पा किस में गिवन हो? सेंटीमीटर की यूनिट में। अगर मैं इस फॉर्मूले को स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए लगाना चाहता हूं तो जो लैम्डा एम है वो लैम्डा एम इनफाइनाइट बन जाएगा, कप्पा कप्पा रहेगा और जो मोलैरिटी है वो एस सॉल्युबिलिटी बन जाएगा। कुछ इस प्रकार से मैं इनफाइनाइट डाइल्यूट कंडीशन का लैम्डा एम निकाल सकता हूं सॉल्युबिलिटी की मदद से, या लैम्डा एम इनफाइनाइट से मैं उसका सॉल्युबिलिटी निकाल सकता हूं। ये सब हम कर पाए बिकॉज ऑफ कोलरॉस लॉ। सो दीज आर सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ कोलरॉस लॉ। कोलरॉस लॉ की एप्लीकेशन है और इनमें सभी एप्लीकेशंस पे सवाल बनते हैं। आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं। हमने बहुत सारे टर्म्स पे बात करी। अब जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मेन मोटिव है दैट इज इंटर कन्वर्जन बिटवीन केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। उसकी तरफ एक छोटा सा टर्म और है दैट इज इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
तो पहले हम उनको समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, राइट? व्हाट इज इलेक्ट्रोड? बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने इन टर्म्स को समझ लिया, सो आई बिलीव इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बच्चा इस सेक्शन में बहुत आसानी से सवाल कर लेता है। यहां सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो टर्म्स की आती है। ये टर्म्स आपको समझने हैं। सो व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोड? कोई भी सब्सटेंस जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, कोई भी सब्सटेंस, उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोड। जनरली दे आर मेटल्स। एनी सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नोन एज इलेक्ट्रोड। अब जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, कभी एनोड होते हैं तो कभी कैथोड होते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि जो एनोड है वो हमेशा एनोड रहेगा, जो कैथोड है हमेशा कैथोड रहेगा। आप मेरे शब्दों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, केयरफुली। इलेक्ट्रोड होगा जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा, वो कभी कैथोड तो कभी एनोड होगा। आज से केवल एक ही डेफिनेशन आपके दिमाग में रहे एनोड और कैथोड की, और वो ये कि एनोड वो है जहां पर या जिसका ऑक्सीडेशन हो, जहां पर या जिसका ऑक्सीडेशन हो वो एनोड है। ओनली एंड ओनली वन डेफिनेशन। वहीं पर जहां पर या जिसका रिडक्शन हो वो कैथोड है। तो इलेक्ट्रोड होगा कभी कैथोड तो कभी एनोड होगा। जब ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे होंगे, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा होगा तो वो एनोड होगा। जब रिडक्शन हो रहा होगा, जब इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे होंगे, जब ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा होगा तो वो कैथोड होगा। इलेक्ट्रोड या तो एनोड या तो कैथोड पक्का होगा। हर इलेक्ट्रोड का अपना एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। अगर किसी इलेक्ट्रोड को उसी के एक्वस सॉल्यूशन में डुबाया जाए, राइट? फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक जिंक इलेक्ट्रोड है, मैंने इसको जिंक सल्फेट में डिप किया। ये इलेक्ट्रोड का स्वभाव होता है, उसका नेचर होता है। कुछ इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। जिंक को जब जिंक सल्फेट में डुबोया जाता है तो जिंक के कुछ आयन बाहर आते हैं जिंक से, मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन होता है। जिंक 2+ में कन्वर्ट होने लगा तो जिंक स्टार्ट कन्वर्ट इनटू जिंक 2+ + 2 इलेक्ट्रॉन, मींस टू से ये क्या हुआ बच्चों? ऑक्सीडेशन। तो इमेजिन करिए जिंक की रॉड है, इसमें से छोटे छोटे जिंक के एटम जिंक 2+ के रूप में आ गए। दिस इज नॉट जिंक, दिस इज जिंक 2+, दिस इज जिंक 2+, जिंक 2+, जिंक 2+, जिंक 2+, जिंक 2+। पहले जो सॉल्यूशन था ये जिंक सल्फेट था, इसमें जिंक के भी आयन थे, सल्फेट के भी आयन थे, लेकिन इस इलेक्ट्रोड को जब जिंक सल्फेट में डुबोया जाता है तो जिंक सल्फेट में जिंक आयन और आने से, जिंक आयन का नंबर बढ़ जाने से सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है। जब जिंक 2+ में कन्वर्ट हो रहा था तो वो पीछे इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा था, तो इस मेटल रॉड पे कैसा चार्ज आ गया? निगेटिव चार्ज। और ये जो लिक्विड का सरफेस है जिसपे जिंक 2+ आयन अब ज्यादा है, उस पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। ये जो निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आता है, यही किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। जब इलेक्ट्रोड को उसी के सॉल्यूशन में हम डिप करते हैं तो या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। मैंने अभी लूज का केस लिया, जब जिंक से जिंक 2+ बन रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां रह जा रहे हैं, सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो रहा है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आया, यही इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। क्योंकि जिंक 2+ में बना, +2 इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन हुआ तो वन थिंग आई एम डैम श्योर कि भैया ये तो एनोड है। उसी प्रकार से अगर मैंने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर को डिप किया होता तो अब इलेक्ट्रॉन लूज होने की बजाय यहां पे गेन होते। जो कॉपर 2+ आयन है कॉपर सल्फेट का,
ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्वायर करके कॉपर बनाता। ये इलेक्ट्रॉन कहां से मिलता? मेटल से। तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, इस पे कैसा चार्ज आ रहा? पॉजिटिव चार्ज। धीरे धीरे कॉपर 2 प्लस किस में कन्वर्ट हो गया? कॉपर में। तो यहां पे चारों तरफ कॉपर डिपॉजिट हो गया। सॉल्यूशन में सल्फेट आयन ज्यादा हो गए। क्यों भैया? कुछ कॉपर आयन कम हो गए तो सल्फेट आयन ऑब्वियसली ज्यादा हो गए। तो सॉल्यूशन पे कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। मेटल रॉड पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है वो इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। आप मुझे कॉमन सेंस से बताइए, कॉपर 2 प्लस से जब कॉपर बना तो ये रिडक्शन है कि ऑक्सीडेशन है? रिडक्शन है। जिंक से जब जिंक 2 प्लस बना ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन है? ऑक्सीडेशन है। इलेक्ट्रोड होगा, कभी एनोड तो कभी कैथोड होगा, कभी ऑक्सीडेशन तो कभी रिडक्शन होगा। पहले केस में ऑक्सीडेशन हुआ इसलिए एनोड है, दूसरे केस में रिडक्शन हुआ इसलिए कैथोड हुआ। इलेक्ट्रोड का अपना एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। अगर वो एनोड है तो वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा तो उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर वो कैथोड है तो वहां पे रिडक्शन हो रहा उसे हम कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है तो पोटेंशियल डिफरेंस, पर उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस ना बोल के यहां क्या बोल रहे हैं? पोटेंशियल। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रोड है तो या तो वो एनोड है या तो वो कैथोड है, और उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है या तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या तो वो रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर मैं यहीं पे कंडीशंस को स्टैंडर्ड कर दूं, कैसा कर दूं? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड करने का मतलब है मैं टेम्परेचर ले लूं 25 डिग्री सेल्सियस, मैं कंसंट्रेशन ले लूं 1 मोलर और प्रेशर रखूं 1 atm, तो दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड कंडीशन। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा जाएगा तो उसे अब हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन ना बोल के स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। सारी बातों की एक बात, इलेक्ट्रोड होगा या तो कैथोड या तो एनोड होगा। आज से एनोड की मात्र एक डेफिनेशन है, वो है जहां पर या जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड है, जहां पर या जिसका रिडक्शन होता है वो कैथोड है। अगर कोई इलेक्ट्रोड है तो उसका अपना एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी है। कभी वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो कभी वो रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर कंडीशंस को स्टैंडर्ड कर दोगे तो वही स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एसओपी है और वही स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एसआरपी है। बिना वजह के कुछ नहीं होता। कौन इलेक्ट्रॉन देगा, कौन इलेक्ट्रॉन लेगा, कौन लूज करेगा, कौन गेन करेगा, इसका एक रीजन है। बट अभी मैं रीजन पे नहीं, मैं इन टर्म्स पे बात कर रहा हूं कि जब ऐसा होगा तो ये कहलाएगा। अगर कंडीशंस को स्टैंडर्ड कर दोगे तो उसे हम एसओपी, उसे हम एसआरपी बोलेंगे। किसी भी इलेक्ट्रोड के एसओपी और एसआरपी में एक रिलेशन होता है और वो ये है कि एसओपी और एसआरपी को हम माइनस साइन से रिलेट कर सकते हैं। मतलब ये मान लीजिए कि इलेक्ट्रोड है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 2 वोल्ट, इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है 2 वोल्ट। इसका मतलब मैं कह सकता हूं इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है -2 वोल्ट। ये इलेक्ट्रोड है, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है -2 वोल्ट, -3 वोल्ट, तो मैं कहूंगा इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है +3 वोल्ट। इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है और कंडीशंस स्टैंडर्ड कर देने पे वही एसओपी वही एसआरपी होता है। जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसे हम E0 से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? E0 से। यहां पे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ढंग से आना चाहिए। तो मैं एक एक एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे मैंने लिख दिया E-ऑक्स, अगर लिख दे E-ऑक्स तो आपको समझ जाना है ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड के लिए हमें लिखना पड़ता है E0। तो अगर E0 ऑक्स लिखा है इसका मतलब यह है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। उसी प्रकार से मैंने लिख दिया E रेड, इसका मतलब ये क्या है बच्चों? रिडक्शन पोटेंशियल। अगर लिख दिया E0 रेड इससे हम क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। कभी ऐसे भी लिख सकते हैं तो कभी हम ऐसे लिखते हैं। लिखा है E0, नॉट है मतलब स्टैंडर्ड, पर स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल? तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा यहां पे रिप्रेजेंटेशन। जिंक 2 प्लस, तो आपको समझ जाना है क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, मतलब जो डाटा गिवन है वो है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर मैंने लिख दिया E0 कॉपर 2 प्लस कॉपर,
तो कॉपर 2+ से क्या बना, कॉपर, तो 2+ से कहां गया, 0। ये क्या है बच्चों, रिडक्शन। तो इस पोटेंशियल का नाम मैं क्या रखूंगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। कभी ऐसा लिख सकता है तो कभी ऐसा लिख सकता है, तो कभी रिएक्शन के रूप में लिख देता है। आपके सामने एक रिएक्शन गिवन है, आप मुझे बताओ ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है? क्यों ऑक्सीडेशन है, क्योंकि 0 से कहां गया, N+। इलेक्ट्रॉन क्या हुए, रिलीज, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, इंक्रीज। तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन। बगल में क्या लिखा है, E0 एक्सपोर्ट, तो आप इसे क्या पढ़ोगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड क्यों पढ़ोगे, क्योंकि यहां पे E0 लिखा है। तो मैं कहूंगा इस इलेक्ट्रोड का जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो है x वोल्ट। इन द सेम वे An++ n इलेक्ट्रॉन गिव्स A। ये रिएक्शन किसकी है, रिडक्शन की। तो रिडक्शन की रिएक्शन के बगल में लिखा है y वोल्ट, तो मैं क्या कहूंगा, ये जो गिवन डाटा है ना बच्चों, ये है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है जो अक्सर न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में इस्तेमाल होता है। उसी प्रकार से मैं लिख दूं E0 x वोल्ट। अब यहां ऑक्सीडेशन लिखा है कि रिडक्शन लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। तो रूल होता है एज पर IUPAC रिकमेंडेशन कि अगर किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ कुछ नहीं लिखा गया है, कुछ हिंट नहीं दिया गया है, कुछ स्पेसिफाइड नहीं है, तो उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम केवल 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 स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP ही मानेंगे। नॉट लगा है इसलिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, अगर नॉट नहीं लगा होता तो हम सिंपल कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड होगा कभी एनोड तो कभी कैथोड होगा, जहां पर जिसका ऑक्सीडेशन वो एनोड होगा, जहां पर जिसका रिडक्शन वो कैथोड होगा। अगर इलेक्ट्रोड है तो इलेक्ट्रोड का अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, अगर ऑक्सीडेशन हुआ है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, अगर रिडक्शन हुआ है तो रिडक्शन पोटेंशियल है, और कंडीशंस को स्टैंडर्ड कर देंगे तो वही स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वही स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ कुछ नहीं लिखा गया है, वो केवल 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 स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही माना जाएगा। इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, ठीक है, आपने कहा ये होगा, ये हमें पता कैसे चलेगा कितना होगा? कोई सब्सटेंस जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकता है वो इलेक्ट्रोड है, बट उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो है कितना, उसकी वैल्यू कितनी, कंपेयर कैसे करें, हम पता कैसे करें? कि कुछ ऐसा है जब हमें कभी भी किसी चीज को मेजर करना होता है तो मेजरमेंट कभी अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं हो सकता। अगर मुझे इसका वेट बताना है, वेट, राइट, तो इसका जो वेट है वो अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है, ये मैंने मेरे बनाए स्टैंडर्ड से कंपेयर करके बताया। हमने हमारा रेफरेंस ऑफ वेट बताया है और उसी रेफरेंस हम सब कुछ मेजर करते हैं। अगर मुझे इसकी लेंथ बतानी है तो लेंथ है 10 सेंटीमीटर या जो भी लेंथ है, वो लेंथ मैंने मेरे बनाए स्केल, मेरे बनाए रेफरेंस से मेजर करके बताया है। इन द सेम वे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, ये तो अटल सत्य है, पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू वी कैन नॉट मेजर। अगर आप उसको मेजर करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एक रेफरेंस स्केल बनाना पड़ेगा, और उसी रेफरेंस स्केल की मदद से आप दुनिया के सभी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करोगे। हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में इतने इंटरेस्टेड क्यों हैं? अरे किसी भी इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वही ये डिसाइड करेगा कि हमने जो सेल बनाया है उस सेल का ईएमएफ कितना आया है। सो नाउ आवर कंसर्न इज कि अगर किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है तो मैं उसे मेजर कैसे करूं, और मेजर करना है तो मुझे रेफरेंस बनाना पड़ेगा। चलो रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम बनाते हैं और दुनिया के सभी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करके एक किताब लिख डालते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जिनसे हम दुनिया के सभी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम मेजर नहीं कर सकते, और अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को मेजर करना है तो हमें रेफरेंस इलेक्ट्रोड बनाना पड़ेगा, राइट। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो हमने बनाया वो दो तरीके के हैं, एक है प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड और दूसरा है सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। लेकिन मैं यहां पे केवल आपसे प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड ही डिस्कस कर रहा हूं जो हमारे सिलेबस में है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड जिसे हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, विच इज नोन एज SHE, और दूसरा है नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं NHE।
ये इलेक्ट्रोड का सेटअप कैसा है? ये प्लैटिनम वायर है, यहां से हाइड्रोजन गैस आ रही है 1 HCl और 1 बार प्रेशर पे, यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ H+ एंड 1 मोलर है। आप ध्यान से देखिए, हमने इसका नाम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नहीं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रखा है। मतलब कंडीशंस को कैसा होना पड़ेगा? स्टैंडर्ड। तो कंसंट्रेशन कितना? 1 मोलर, प्रेशर कितना? 1 बार, राइट। इन कंडीशंस पे ये जो इलेक्ट्रोड आपके सामने बना है, इसी इलेक्ट्रोड का नाम है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और इसी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से हमने सभी इलेक्ट्रोड्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर कर लिया और उन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हमने एक पेपर में अरेंज किया और उस पेपर में अरेंजमेंट जो आया उसका नाम रखा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये कैथोड की तरह भी बिहेव कर सकता है, एनोड की तरह भी बिहेव कर सकता है, डिपेंड करता है कि दूसरा इलेक्ट्रोड कैसे बिहेव कर रहा है। इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड का एसओपी और एसआरपी दोनों ही 0 माना गया है एज पर आईयूपीएसी। मैं आपको बता दूं, 0 माना गया है। बच्चों को लगता है कि इसका जो एसआरपी एसओपी है वो 0 है, 0 है नहीं, 0 माना गया है। एसआरपी और एसओपी ऑफ एसजी इज एज्यूम्ड टू बी 0 फॉर दिस रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इसी 0 से हमने सभी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर किया है। अगर किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में मैं केवल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोल दूं और ये स्पेसिफाई नहीं करूं कि वो कैथोड है कि एनोड है, तो एज पर कन्वेंशन अगर इलेक्ट्रोड के बारे में स्पेसिफाइड नहीं है तो वो केवल एज अ कैथोड ही माना जाएगा और उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एसआरपी ही माना जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इसी इलेक्ट्रोड की मदद से हमने सभी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर किया और एक टेबल बनाई, एक बुक बनाई जिसका नाम रखा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज।